मान लीजिए कि यह आप हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं कि वैज्ञानिक आपकी आनुवंशिक जानकारी लेकर बिल्कुल आपके जैसे दूसरे व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं, यानी आपकी हूबहू प्रतिलिपि बना सकते हैं, तो इस तरह आपकी जो प्रतिलिपि बनेगी उसे क्लोन कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। यह एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इस वीडियो में हम किसी व्यक्ति का क्लोन बनाने के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि जीनों की क्लोनिंग के बारे में चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। क्लोनिंग का मतलब होता है किसी जीव, कोशिका या आनुवंशिक पदार्थ की हूबहू प्रतिलिपि बनाना। इसलिए जब हम किसी जीन की क्लोनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस जीन की बिल्कुल समान प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं। किसी जीन की समान प्रतिलिपि बनाने के लिए हम सबसे पहले उस जीन की पहचान करते हैं जिसकी हम प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक जीव का डीएनए है, उसका संपूर्ण जीनोम है और इस डीएनए में यह भाग उस वांछित जीन को दर्शाता है जिसकी हम प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं। अब चूंकि हम केवल इस विशिष्ट जीन की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इस जीन को शेष जीनोम से अलग कर लेते हैं। लेकिन हम यह कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग करते हैं। ये एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी आणविक कैंची की तरह काम करते हैं और किसी डीएनए या जीनोम में एक विशेष अनुक्रम को पहचानकर उसे विशिष्ट स्थानों पर काट सकते हैं और किसी जीन को उससे अलग कर सकते हैं। इसलिए हम जीव के डीएनए को विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइमों से उपचारित करते हैं और फिर ये एंजाइम उस डीएनए में विशिष्ट प्रतिबंधन स्थलों को पहचानकर वहाँ से उसे काट देते हैं, जिससे वह वांछित जीन अलग हो जाता है जिसकी हमें प्रतिलिपि बनाना है। इसके बाद इस जीन की प्रतिलिपि बनाने के लिए आगे हम क्या करते हैं? तो अब हम एक अन्य चीज का उपयोग करते हैं जिसे वेक्टर यानी संवाहक कहा जाता है। यह संवाहक डीएनए का एक टुकड़ा होता है जिसमें किसी बाहरी डीएनए खंड या बाहरी जीन को आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद इस संवाहक की सहायता से उस बाहरी डीएनए खंड या बाहरी जीन को तेजी से प्रतिकृति बनाने वाले किसी जीव जैसे ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ताकि हमें बहुत कम समय में उस बाहरी जीन की कई प्रतियां प्राप्त हो सकें। बैक्टीरियल डीएनए के टुकड़े जिन्हें प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है और बैक्टीरियोफेज इत्यादि इस तरह के संवाहकों के कुछ उदाहरण हैं। अब मान लीजिए कि हम जिस संवाहक का उपयोग कर रहे हैं वह एक प्लाज्मिड डीएनए है जिसमें हमें अपने वांछित जीन को जोड़ना है। हम यह कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम इस प्लाज्मिड डीएनए को पहले उन्हीं प्रतिबंधन एंजाइमों से उपचारित करते हैं जिनका उपयोग हमने जीव के जीनोम से अपने वांछित जीन को अलग करने के लिए किया था। इससे ये प्रतिबंधन एंजाइम प्लाज्मिड डीएनए के एक विशेष अनुक्रम को पहचानते हैं और वहाँ से उसे काटकर उसमें एक जगह तैयार कर देते हैं। इसके बाद हम अपने वांछित जीन को लेते हैं और उसे डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड डीएनए के इस कटे हुए भाग में जोड़ देते हैं। इससे हमें अंततः यह पुनर्योगज डीएनए संवाहक प्राप्त हो जाता है। इस पुनर्योगज संवाहक डीएनए में ये वाला भाग वह जीन है जिसे हमने इसमें जोड़ा है, लेकिन इसमें आप इस भाग को भी देख सकते हैं जिसे यहाँ अलग रंग से दर्शाया गया है। यह कौन सा भाग है? हम इस पर बस थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे। तो यह एक पुनर्योगज डीएनए संवाहक है, लेकिन यह जीवाणु कोशिका के बाहर स्वयं अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकता है, बल्कि इसे ई कोलाई जैसे किसी जीवाणु के अंदर डालना पड़ता है ताकि यह अपनी प्रतिकृति बना सके। हम यह कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम इस पुनर्योगज संवाहक डीएनए को ई कोलाई कल्चर के साथ उपचारित करते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पुनर्योगज डीएनए संवाहक ई कोलाई के भीतर चला गया है, क्योंकि ई कोलाई में एक कोशिका झिल्ली होती है जो केवल कुछ ही चीज़ों के लिए पारगम्य होती है। तो फिर हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पुनर्योगज डीएनए संवाहक ई कोलाई के भीतर चला गया है? इसका एक तरीका है हीट शॉक यानी ताप प्रघात। इस विधि में हम सबसे पहले इस ट्यूब को लेते हैं जिसमें पुनर्योगज डीएनए और ई कोलाई कल्चर है और इसे थोड़े समय के लिए बर्फ पर रखते हैं
और फिर हम इसे तुरंत ही 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी में स्थानांतरित कर देते हैं और फिर पानी से निकालकर पुनः बर्फ में रख देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इससे ई कोलाई की कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त हो जाती है, जिससे पुनर्योगज डीएनए ई कोलाई जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इस मिश्रण में ऐसी जीवाणु कोशिकाएं भी हो सकती हैं जिनके भीतर पुनर्योगज डीएनए नहीं गया है। इसलिए यहाँ एक और प्रश्न यह उठता है कि हम उन कोशिकाओं को कैसे अलग करेंगे जिनके भीतर पुनर्योगज डीएनए गया है। तो ऐसा हम पुनर्योगज डीएनए के इस भाग का उपयोग करके करेंगे जिसका उल्लेख मैंने थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ वास्तव में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होता है और जिस समय संवाहक डीएनए में वांछित जीन को जोड़ा जाता है उसी समय इस एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को भी संवाहक डीएनए में जोड़ दिया जाता है। लेकिन यह जीन क्या करता है? तो यह जीन जीवाणु कोशिका को एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी बना देता है। हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मार सकते हैं। इसलिए यदि किसी जीवाणु में यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है तो इसका मतलब है कि वह जीवाणु उस विशेष एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी हो गया है और इसलिए एंटीबायोटिक उस जीवाणु को नहीं मार पाता है। यही कारण है कि संवाहक डीएनए में वांछित जीन के साथ ही यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी डाल दिया जाता है ताकि जब यह पुनर्योगज डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करे तब वह कोशिका एंटीबायोटिक के कारण नष्ट ना हो। इस प्रकार एक बार जब वांछित जीन और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन युक्त पुनर्योगज डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं तब हम इस ई कोलाई कल्चर को एक वृद्धि माध्यम में संवर्धित करते हैं और इस माध्यम में वह विशिष्ट एंटीबायोटिक भी होता है जिसके लिए ई कोलाई जीवाणु कोशिका प्रतिरोधी है। अब चूंकि इस माध्यम में एंटीबायोटिक होता है इसलिए ई कोलाई कल्चर को इस माध्यम में रखने पर केवल वही जीवाणु कोशिकाएं जीवित रह पाती हैं और वृद्धि करती हैं जिनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन डाला गया है, जबकि अन्य सभी जीवाणु कोशिकाएं जिनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन नहीं है वे सभी नष्ट हो जाती हैं और इस तरह वे जीवाणु कोशिकाएं अलग हो जाती हैं जिनमें वांछित जीन युक्त पुनर्योगज डीएनए है। इसके बाद जब ये कोशिकाएं जिनमें वांछित जीन युक्त पुनर्योगज डीएनए है, जब ये कोशिकाएं संवर्धित होती हैं और अपनी प्रतिकृतियां बनाती हैं तब इनमें मौजूद वांछित जीन की भी प्रतिकृतियां बन जाती हैं और फिर हम इन प्रतिकृतियों से अपना वांछित एमआरएनए या प्रोटीन निकाल लेते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि हमेशा केवल प्रोटीन नहीं निकाला जाता बल्कि कभी कभी एमआरएनए भी निकाला जाता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कोविड-19 महामारी के लिए कई टीके विकसित किए गए थे। उनमें से कुछ टीके एमआरएनए टीके थे। इस तरह के टीके बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पहले कोविड-19 वायरस से उसके जीन को अलग किया, फिर उस जीन को संवर्धित करके उसकी प्रतिकृतियां तैयार की और फिर उनसे वांछित एमआरएनए को निकाल लिया और फिर उस एमआरएनए से टीका विकसित किया गया। इसी तरह यदि जीन क्लोनिंग प्रोटीन निकालने के लिए की गई है तो सामान्यतः इसका उद्देश्य उस वांछित प्रोटीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है, जैसे इंसुलिन का निर्माण करने के लिए जीन क्लोनिंग करना।